नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में निबंध के हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि आधुनिक साहित्य के शुरुआत के साथ बहुत सारे गद्य विधाओं का हिंदी में विकास होता है। भारतेंदु काल में उसका उद्भव होता है, फिर उसके परवर्ती कालों में उसका विकास देखने को मिलता है। पर निबंध शब्द जो है वो संस्कृत में भी है, संस्कृत में भी व्यवहृत होता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि वहाँ भी निबंध लिखे जाते थे, पर वो निबंध उन निबंधों में जो थी वो उसमें व्यक्तित्व वो विचार प्रधान ज़्यादा होते थे। और कभी कभी बाद में समालोचक एक पत्रिका आती थी भारतेंदु युग में, उसमें भी एक लेख छपा था जिसमें बताया गया था कि गद्य और पद्य दोनों में निबंध लिखे जाते थे। तो पहले पद्यमय रचना भी निबंध होती थी, पर निबंध की ये जो खासियत है, ये जो विशेषता है, उससे बिल्कुल अलग आधुनिक के हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में निबंध शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में या हमारे सामने एक बिल्कुल एक नए प्रकार की, एक विशेष प्रकार की विधा दिखाई पड़ती है, या उसके बारे में हम सोचते हैं। ऐसे निबंध शब्द का जो अर्थ है वो मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत का शब्द माना जाता है तो इसका अर्थ किया ही जाता है। लगभग हर विधाओं के साथ ऐसा किया जाता है। जैसे हमने आलोचना में देखा था कि उसमें कैसे वो लोच धातु से बना है, तो उसी तरह से निबंध का जो शाब्दिक अर्थ किया जाता है वो है संवार कर सीना, सिलना किसी चीज़ को। तो प्राचीन काल में हस्तलिखित ग्रंथ होते थे। मशीन तो थे नहीं, प्रेस नहीं थी, तो उस हस्तलिखित ग्रंथों को संवार कर सिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। यानी नी जो शब्द है उसका मतलब है विशेष प्रकार से, और बंध मतलब बांधना, तो एक विशेष प्रकार से बांधा जाता था। तो धीरे धीरे शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा और वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता था निबंध कहलाने लगा। तो इस तरह से मतलब निबंध भाषा का प्रयोग होता था। इसलिए देखेंगे कि कहा जाता है कि बंध धातु में नी उपसर्ग लगाकर निबंध बना, जिसका मतलब होता है एक विशेष प्रकार से बांधना, एक उचित भली भांति उचित तरीके से बांधना। तो जब आप विचारों को विशेष प्रकार से बांध कर प्रस्तुत करते हैं तो निबंध कहा जाता है। निबंध की ऐसी परिभाषाएं हम पढ़ते रहते हैं, किंतु हिंदी में निबंध शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। हिंदी में जो आज निबंध जिस शब्द का प्रयोग होता है वह अंग्रेजी के ऐसे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब अंग्रेजी साहित्य में जो ऐसे लिखा जाता था उससे प्रभावित होकर हिंदी में जब पत्र पत्रिकाएं निकलने लगीं, प्रेस आ गए, आधुनिक विचारों के साथ जब जुड़ाव महसूस होने लगा और हमारे साहित्यकारों को भी लगने लगा कि एक नए विधा की ज़रूरत, क्योंकि बदलती सामाजिक परिस्थितियां जो है वो साहित्य में परिवर्तन करती हैं और उस वजह से नए साहित्यिक विधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे फ्रांसिस बेकन थे जिनको माना जाता है कि बिल्कुल अंग्रेजी के वो बिल्कुल शुरुआती निबंधकार हैं। उन्होंने ऐसे को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा, अर्थात बिखरे हुए विचार माना। तो अगर इस शब्द को मतलब इस धारणा के अनुसार यह है कि साहित्यकार के मन में उठने वाले विचारों का लिखित रूप जो है वो ऐसे है या निबंध है। उसी तरह से हिंदी में जो निबंध शब्द का प्रयोग है गद्य की उस विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कविता जो है उसकी कसौटी माना गया कि गद्य है, और गद्य की कसौटी जो है निबंध को माना गया। ये हम आगे देखेंगे। तो निबंध में विचारों को सुनिश्चित तौर पर या सुनिश्चित रूप में नाप तौल कर रखा जाता है। इसमें जो निबंधकार होता है उसके अध्ययन और ज्ञान का विषय जो है वो व्यापक होता है। तो निबंधकार से ये उम्मीद की जाती है कि उसमें थोड़ी विद्वता हो, जो जिस विषय का विश्लेषण वो अपने निबंध में कर रहा है उसके बारे में उसकी जानकारी जो है वो पुष्ट होनी चाहिए और पर्याप्त होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जो है निबंध को गद्य की कसौटी मानते थे। वो कहते थे कि यदि गद्य रचना कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। और यह भी मानते थे कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, क्योंकि वहाँ पर अपनी बात को आपको बहुत सीमित शब्दों में बिल्कुल बिखरने नहीं देना है और बिखराव से बचाते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, ताकि पढ़ने वाला जो है या जो उसका पाठ कर रहा है वो उस निबंध में जो निबंधकार का जो उद्देश्य है और जिस विषय पर उस निबंध को लिखा गया है वो उससे परिचित हो जाए और उससे उस बात को उस विचारों को वो समझ पाए।
तो इसीलिए गुलाब राय ने ये बात कही कि मतलब उनकी परिभाषा है कि निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति तथा संबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध की परिभाषा जो है, यह निबंध की परिभाषा है, यह भी निबंध लिखे जाने वाली भाषा की तरह ही है। मतलब निबंध जो है एक सीमित आकार वाली रचना है, इसमें इसके विकास में बिखराव नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप विषय का प्रतिपादन करेंगे वो बिखरने नहीं देना है। विषय प्रतिपादन में संगति होनी चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए। जैसे अगर आप रामचंद्र शुक्ल के जो लेख हैं, मान लीजिए कि वो भाव के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर वो विभाव के बारे में लिखते हैं और फिर रस के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भाव के बारे में बात करते करते आप वक्रोक्ति और अलंकार के बारे में बात करने लगे। यानी जिस विषय में आप लिख रहे हैं और जिस विषय को प्रतिपादित आप कर रहे हैं उसमें संगति होनी चाहिए, और जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसको अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए उसमें एक संबद्धता होनी चाहिए। यानी उसका जो क्रमिक जो विकास है उसमें बिखराव भी नहीं होनी चाहिए और संबद्धता भी होनी चाहिए। मतलब एक के बाद मतलब जैसे जैसे वो निरंतर उसमें विकास होता जाएगा। और जो विवेचन होगा उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। यानी आप जिस विचार को रख रहे हैं, जिसका विवेचन किसी निबंध में कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। उसमें निबंधकार के मन में किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का दुविधा में नहीं होना चाहिए निबंधकार को। अगर वो दुविधा में होगा तो फिर वो उसके विचार जो हैं वो स्पष्ट नहीं होंगे। मतलब निबंधकार को सबसे पहले स्पष्ट होना है, तभी उसके विवेचन की पद्धति जो कि स्पष्ट होगी। और भाषा जो है वो बिल्कुल सजीव होनी चाहिए, ऐसी जो पढ़ने वालों को अपने प्रभावित कर पाए। इसी तरह से निबंध में जो है माना जाता है कि बौद्धिक पक्ष जो है वो ज़्यादा हावी रहता है, पर बौद्धिक पक्ष और जो भावुकता का पक्ष है, यानी बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष, इन दोनों का योग होना ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि निबंध लेखन के पीछे जब आप निबंध पढ़ते हैं तो उसमें लेखक जो है वो छुपा रहता है, और कहीं ना कहीं उस लेखक की झलक जो है वो हमको उस निबंध में मिल जाती है। तो इसीलिए उसका जो अध्ययन है, उसकी जो बौद्धिकता है, वह अगर भावनात्मक योग के साथ आए तो निबंध जो है वह प्रभावी होता है। वैसे ही इसके बाद इस निबंध को समझने के बाद जो निबंध क्या है, निबंध की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें निबंध के तत्व होते हैं। जैसे निबंध के 3 तत्वों को प्रमुख माना गया है। एक तो है कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव। जब कोई भी लेखक किसी भी विषय पर निबंध लिखता है तो उस निबंध में उसका व्यक्तित्व आ ही जाता है, और ये हिंदी निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो संस्कृत के निबंधों के बारे में बताया था, वहाँ पर लेखक का व्यक्तित्व बिल्कुल गैर हाजिर होता था, गौण ही नहीं, होता ही नहीं था। और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद के द्विवेदी के अगर निबंधों को आप देखें या दूसरे निबंधकारों को भी, तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि उनके व्यक्तित्व की झलक जो है वह उस निबंध में दिखाई पड़ती है। उसका दूसरा जो तत्व है वह वैचारिक और भावात्मक आधार। निबंधकार में निबंध या तो किसी विचार की अभिव्यक्ति करता है या किसी भावना की, और जिस निबंध में भावना का प्राधान्य होता है उसमें विचारात्मक पक्ष जो होता है वो गौण होता है। ठीक इसी प्रकार जिस निबंध में विचारात्मक पक्ष जो है, विचार का पक्ष जो है वह मुख्य होगा, तो भावना का जो पक्ष है वह गौण हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि विचारों की जहाँ पर भावना का प्राधान्य होता है वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति थोड़ी छुपी हुई होती है, और जहाँ विचारों का प्राधान्य होता है वहाँ भावनात्मक जो पक्ष होता है वो गौण हो जाता है। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल का लेख देखिए, कविता क्या है, तो वो जो एक विचारात्मक निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का लेख है मजदूरी और प्रेम, अगर उसको आप देखेंगे तो ये भावनात्मक है, लेकिन ज़्यादातर लेख जो हैं उसमें भावनात्मक और विचारात्मक पक्ष मिले जुले होते हैं। तो इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लेख जो है बिल्कुल विचारात्मक कैटेगरी में ही मतलब आते हैं। तीसरा जो पक्ष है, जो सबसे इसका अहम मतलब पहलू है, वह है भाषा शैली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा जो है वो मानी हुई बात है कि वो अगर आप कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो माना जाता है कहानी और उपन्यासों में कि वो पात्रा अनुकूल होनी चाहिए, वो जिस जगह पर जो घटित हो रहा है उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो निबंध में जो विषय, जिस विषय में लिखा जा रहा है उसके अनुकूल होनी चाहिए भाषा को। तो निबंधकार जो है
वह विषय के अनुरूप भाषा का चयन करता है, इसलिए कभी वो तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग करता है, कभी तद्भव प्रधान भाषा का प्रयोग करता है, कभी अरबी फारसी बहुल भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। किसी निबंध में बहुत कम, पर किसी किसी निबंध में देशज भाषा का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रमुख यही है कि भाषा को सहज सरल होना चाहिए और विषय अनुरूप होना चाहिए। निबंध की जो शैली है वो दो तरह की होती है। वाक्य रचना की दृष्टि से निबंध की दो प्रमुख शैलियाँ होती हैं। जैसे एक है व्यास शैली और एक है समास शैली। व्यास का अर्थ जो होता है वो कथाकार भी होता है, मतलब कथावाचक भी होता है। तो यहाँ पर जो निबंध में जो जिस शैली व्यास शैली से मतलब ये है कि इसमें लेखक जो है विस्तार पूर्वक अपनी बात को समझाता है, लंबे लंबे, जिस तरह से कथावाचक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाता है, हाँ, उसी तरह से इसमें लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग होता है, उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट किया जाता है। विषय को विस्तार पूर्वक समझाना इस शैली की विशेषता है। समास शैली मतलब ठीक इसके उलट। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण भी होता है कि किसी बात को कम से कम शब्दों में बयान करना। तो इसमें जो लेखक है वह छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा विषय को जो है सूत्र रूप में प्रकट करता है, विचारों को छोटे छोटे वाक्यों में ठोस रूप से प्रस्तुत करता है, मतलब उसमें संगुम्फित करता है। इसमें पाठक को थोड़ा सा ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें विवरण नहीं होता, इसमें सूत्र वाक्य जो है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है क्रोध, उसमें उन्होंने कहा है कि बैर जो है वो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अब इस बात को आपको इस सूत्र को खोलना होगा, है ना। जैसे a+b का होल स्क्वायर जो है वो क्या है, वो सूत्र है। फिर उसको हम कहते हैं कि उसको जब आप खोलेंगे तब पता चलता है कि उसका, है ना, a² + b² + 2ab जो है उसका खुलता है जब वो होता है। तो उसी तरह से साहित्य में भी ऐसा ही होता है कि ये सूत्र है कि बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अब आप अपने इस जीवन में बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी से अगर बैर है तो उसके प्रति जो क्रोध आता है और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा, मतलब इस सूत्र को खोलने पर ही हम समझते हैं। सामान्यतः निबंधकार अपने निबंध में इन दोनों शैलियों का यथा मतलब अनुसार या ज़रूरत की दृष्टि से वो यथा अवसर प्रयोग करता है। इस तरह से निबंध के तत्व के बाद यह है कि निबंध के प्रमुख भेद, तो निबंध के प्रमुख भेद जो हैं वो 4 माने जाते हैं, और बाद में एक 5वां भेद भी किया जाता है। बहुत सारे जो आलोचक हैं जब निबंध पर विचार करते हैं तो वो अपने अनुसार करते हैं, पर ये 4 जो हैं वो प्रमुख निबंध के भेद माने जाते हैं। पहला जो है वो है वर्णनात्मक निबंध, जैसे किसी स्थान या किसी वस्तु का वर्णन होता है ऐसे निबंधों में। कोई खजुराहो घूमने गया तो फिर वो खजुराहो के बारे में वर्णन करता है ना। कोई इसी तरह से चिड़ियाघर गया तो वहाँ का वर्णन कर रहा है। तो ऐसे निबंध में ये वर्णन प्रधान होता है। दूसरा जो निबंध का भेद है, निबंध का प्रकार है, वह है विवरणात्मक निबंध। जिस निबंध में किसी घटना या चरित्र का विवरण दिया जाता है वह जो है विवरणात्मक निबंध होते हैं। अब इन निबंधों, ये जो घटनाएं जो हैं वो मुख्यतः 2-3 प्रकार की होती हैं। मतलब पहला ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित, पृथ्वीराज चौहान या अकबर जो है वह ऐतिहासिक चरित्र है, सीता जो है वह पौराणिक चरित्र है। तो इनके बारे में अगर कोई लेख लिख रहा है, मतलब ये विवरणात्मक निबंध के अंदर आता है, तब वो सीता का विवरण देगा, उसमें अकबर का विवरण देगा वो। दूसरा जो है वह सच्ची या कल्पित कहानियों पर आधारित, कथाओं पर आधारित। और तीसरा जो है राजनीति, समाज या साहित्य के जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित। तो ये 3 जो होते हैं, ये विवरणात्मक निबंध जो है इन 3 तरह की कथाओं पर आधारित होता है। पहला ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित, दूसरा सच्ची या कल्पित कथाओं पर आधारित, तीसरा राजनीति, समाज या साहित्य के क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है। तीसरा निबंध का प्रकार विचारात्मक निबंध। प्रकार के नाम से ही, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि जिस निबंध में विचार की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध में प्रत्येक पहलू का सोच विचार कर विवेचन किया जाता है। बौद्धिक पक्ष का योग ज़्यादा होता है
और जब बौद्धिक पक्ष ज़्यादा होगा तो उसमें चिंतन की प्रधानता होगी और भावनात्मक पक्ष जो है वह न्यूनता के साथ प्रस्तुत होगा। तो सैद्धांतिक विषयों का इसमें विवेचन होता है। जैसे कविता क्या है या परंपरा और आधुनिकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है जिसमें परंपरा और आधुनिकता की बात करते हुए वो कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता क्या है। तो कहते हैं जब हम चलते हैं तो वो बता रहे हैं कि मनुष्य का रुका हुआ पैर जो है वह परंपरा है और जो उठा हुआ पैर है वह आधुनिकता है। तो ये इस तरह के विचारात्मक निबंध होते हैं। वैसे ही फिर भावनात्मक निबंध चौथी कैटेगरी है या चौथा प्रकार है निबंध का, जिसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। पाठकों को ऐसे निबंध भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावित करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह ऐसे निबंधकार थे जो ज़्यादा जिन्होंने भावनात्मक निबंध लिखे। पांचवा जो मैंने कहा कि एक कैटेगरी जो है, एक प्रकार जो मनोवैज्ञानिक निबंधों का भी कहा जाता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी घटना या किसी चरित्र के ऊपर लिखा जाता है। इसको बाद में विचारात्मक निबंध के अंतर्गत ही रखा गया। जैसे रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे निबंध जो मनोविकारों से संबंधित हैं, उसको लोगों ने कहा कि मनोवैज्ञानिक ना होकर विचारात्मक निबंध ही हैं, इसमें विचार प्रधान है। ऐसे ही विषय प्रधान और विषयी प्रधान निबंध का प्रकार बताया जाता है। विषय प्रधान निबंध में विषय प्रमुख होता है। इसमें निबंधकार की दृष्टि जो है विषय के प्रत्येक कोण पर होता है। मतलब विषय का जितना भी एंगल हो सकता है, जितना कोण हो सकता है, वो उसके जितने पहलू हो सकते हैं, उसकी विवेचना वो विषय प्रधान निबंध में करते हैं। मतलब एक कैटेगरी के तहत माना जाता है कि विषय प्रधान और विषयी प्रधान होता है। वैसे ही विषयी प्रधान होता है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व जो है पूरी तरह छाया रहता है। विषय का विवेचन जो है भावनात्मक धरातल पर होता है। ऐसे निबंधों को ही, मतलब ललित निबंधों को भी ऐसे ही विषयी प्रधान निबंध ही कहा गया। तो विचार और भावों के साथ जो एक लालित्य होता है उसको लोगों ने कहा कि ये ललित निबंध है। अब जो है कि निबंध की जो ये परिभाषाएं थे, निबंध के तत्व थे और निबंध के प्रकार थे। अब जो है हिंदी निबंध का जो उद्भव और विकास की यात्रा की तरफ हम बढ़ेंगे। हिंदी निबंध के विकास को, उद्भव और विकास को 4 भागों में, 4 युग में मुख्यतः बांटा जाता है। पहला है भारतेंदु युग 1873 से 1900, जिस साल भारतेंदु ने घोषणा की कि हिंदी नई चाल में ढली। तो भारतेंदु काल 1873 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग 1940 के बाद। तो ये 4 प्रमुख युगों का विभाजन हमें निबंध साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो पहला जो है वो है भारतेंदु युग है, जिसका समय जो है वो 1873 से 1900 तक है। भारतेंदु युग के बारे में हमको पता है और हम ये जानते हैं कि भारतेंदु युग से ही हिंदी के गद्य साहित्य का विकास होता है और लगभग गद्य की सारी विधाओं का जन्म जो है इसी युग में होता है। और माना जाता है कि भारतेंदु लगभग हर विधा के प्रस्तुत करता है, मतलब उनके यहाँ से ही हर विधा निकली। उपन्यास पहले उन्होंने लिखे जो कि मुकम्मल नहीं हो पाया, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। निबंध उन्होंने पहले लिखे, नाटक उन्होंने पहले लिखा, पत्रिकाओं का संपादन पहले शुरू किया। तो इस तरह से उनको बहुत सारे विधाओं का जनक माना जाता है। एक शिवनाथ आलोचक थे जिन्होंने लाला भगवान दीन और श्री रामदास गौड़ के साक्ष्य पर ये बताया कि नहीं, पहले जो निबंधकार हैं वह सदा सुखलाल ही हैं, जिन्होंने 1839-40 में सुरासुर निर्णय लेख लिखा था। पर जब आप उस लेख से गुजरते हैं, उस निबंध से गुजरते हैं, तो उसमें वो विशेषताएं नहीं हैं जो एक निबंध में अपेक्षित होती हैं, जो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक विधा निबंध है उसमें अपेक्षित होती है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार माना है। वो कहते हैं कि बाकी लोगों में जो है निबंध के कुछ तत्व दिखते हैं, पर पहली बार निबंध के जो संपूर्ण तत्व जो दिखाई पड़ता है वो बालकृष्ण भट्ट के यहाँ दिखाई पड़ता है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है
वह बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। बहरहाल अमूमन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है कि उनके यहाँ से निबंध साहित्य की शुरुआत होती है। तो ये भारतेंदु युगीन निबंध जो थे वह अंग्रेजी साहित्य के संपर्क की वजह से जीवन में एक नई चेतना का उदय होता है। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू होता है, प्रेस की स्थापना हो जाती है और जनता के संपर्क में आने की साहित्यकारों के अंदर एक इच्छा का जन्म होता है। यह पहली बार होता है कि रीतिकाल में जहाँ पर कविता जो है वह दरबारों की भाषा बनी थी और कवि जो है वह राजा की अनुकंपा प्राप्त करना चाहता था और सभासदों की वाहवाही चाहता था, आधुनिक युग में पहली बार जनता से जुड़ने की आकांक्षा साहित्यकारों के भीतर जो है वो पैदा होती है और यह अपने आप में एक बहुत ही युगांतकारी बात है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे विधाओं का या गद्य विधाओं का जन्म होता है और उसका धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता है। तो ये जो इच्छाएं थी जनता से जुड़ने की और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन शुरू हो गया था, उनके संपर्क में हम आ गए थे, देश दुनिया के बारे में जानने लगे थे, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया था प्रेस की स्थापना के बाद। इसके फलस्वरूप गद्य के एक नए विधा का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधा को, जिसमें विचारक जो है एक विशेष प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा था और बिल्कुल एक सुगठित तरीके से, उसको निबंध कहा गया। विषय की दृष्टि से भारतेंदु युग में दो प्रकार के निबंध लिखे गए। पहला ऐसे निबंध जिसका संबंध सामाजिक समस्याओं से है और जिसमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि विषयों की चर्चा की गई है। दूसरे निबंध ऐसे हैं जिनमें विज्ञान, इतिहास और मनोभाव आदि पर विचार किया गया, यानी लगभग जीवन और समाज के जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब पर इस युग में निबंध लिखने की कोशिश हुई। और इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी थे। इनके अलावा लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, तो ये सारे लोग जो थे इस युग में निबंध लिख रहे थे। लाला श्रीनिवास दास ने भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध लिखा। इसमें भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान जो हीन अवस्था थी उसका विस्तृत और प्रभाव उत्पादक वर्णन किया। इसी तरह से एक सदाचरण निबंध लिखा जिसमें आचार संबंधी, इससे अच्छा आचरण कैसे किया जाए, क्या होता है, आचरण संबंधी विषय पर उन्होंने लिखा। राधाचरण गोस्वामी इस युग के बहुत प्रभावी निबंधकार में से थे, जिनके ज़्यादातर उन्होंने सामाजिक विषयों पर लिखा। जो वृंदावन से एक पत्रिका निकलती थी भारतेंदु, उसमें वो लिखते थे। इसमें इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो था व्यंग्य का पुट। राधाचरण गोस्वामी के निबंधों में व्यंग्य जो है बहुत प्रभावी तरीके से दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा जो है प्रौढ़ और परिमार्जित है। निबंध आप समझिए कि वो उस समय ये लिख रहे थे कि गोदान की आलोचना करते हुए, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से पहले वो लिख रहे हैं, गोदान जो प्रथा थी उसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि अगर गाय की पूंछ पकड़कर पार उतरा जा सकता है तो बैल की पूंछ पकड़कर क्यों नहीं, और अगर बैल की पूंछ पकड़कर उस पार उतरा जा सकता है तो कुत्ते ने क्या गलती की है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो निबंधकार थे, राधाचरण गोस्वामी ने अपनी एक संक्षिप्त आत्मकथा भी प्रकाशित करवाई थी, मेरी संक्षिप्त जीवन कथा या ऐसा ही कुछ नाम है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके घर में न सिर्फ अंग्रेजी और फारसी पढ़ने पर प्रतिबंध था, बल्कि अगर गलती से भी अरबी, फारसी या अंग्रेजी के शब्द उच्चरित हो जाते थे तो ढंग से, मतलब अनुशासनहीनता के बतौर सजा दी जाती थी। तो उन्होंने लिखा है अपने उस संक्षिप्त जीवन कथा में कि फिर वो छुपकर अंग्रेजी और बाकी भाषाएं सीखने लगे। एक ऐसे घर में जन्म लेने के बाद, और वैष्णव घर में उन्होंने जन्म लिया था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साहित्यकार जो थे वो कितने अपने समय के प्रति और समाज की समस्याओं के प्रति सचेत थे। भारतीय युग से यूं ही नहीं, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का
विकास हुआ। भारतेंदु के अतिरिक्त दूसरे जो साहित्यकार थे वो भी उतने ही सचेत थे, उतने ही प्रतिभाशाली थे और उतने ही दायित्व और प्रतिबद्ध थे। इसी तरह से एक निबंधकार थे मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक भी रहे थे। सामाजिक विषय पर लिखा, जैसे हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद, इस तरह के निबंध इन्होंने लिखे। काशीनाथ खत्री एक प्रमुख नाम है। सामाजिक विषयों पर ज़्यादातर लिखा, समाज की जो समस्याएं थी, स्त्रियों की समस्याओं पर भी लिखा, देश की समस्या पर भी लिखा। इनके जो प्रमुख निबंध थे वो थे स्वदेश प्रेम, विधवा, ये इनके निबंध थे। पर इस युग के जो सबसे प्रमुख निबंधकार थे, मतलब वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आप देखेंगे कि भारतेंदु के तमाम रचनाओं में और उनकी जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसने उस युग में एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, मतलब बिल्कुल प्रारंभिक युग में हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य के, और 1857 की क्रांति के बाद जिस लेखक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और जिसने फिर अपनी एक मंडली बनाई और नवीन युग का सूत्रपात ही कर दिया, तो उनके समाज सुधार की समस्या जो थी, विशेषकर स्त्री समाज का उत्थान वो चाहते थे। उस समय उन्होंने भ्रूण हत्या जैसे लेख लिखे। उनके निबंध राजनीतिक चेतना से भी युक्त होते थे। अंग्रेजों के से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, जिसमें अंग्रेजी मनोदशा का सूक्ष्म चित्रण है कि कैसे अंग्रेज कैसे हैं और हम कैसे हैं, क्या फ़र्क है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कि भारत की समस्याएं क्या हैं, कि एक भाषा वाला दूसरी भाषा से नहीं मिलना चाहता, जाति की समस्या है, नदी के इस पार उस पार की समस्या है। जो बलिया के मेले में उन्होंने भाषण दिया था, वो लेख निबंध रूप में बाद में छपा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। वैसे इतिहास, भाषा और साहित्य पर विचारात्मक निबंध लिखे। हिंदी भाषा निबंध है उनका, स्यापा, नाटकों का इतिहास, भाषा और साहित्य की उत्पत्ति, इस तरह के निबंध उन्होंने लिखे हैं। ऐतिहासिक निबंध भी लिखे, जैसे और अकबर और औरंगजेब, रामायण का समय, तो और मतलब लगभग तमाम विषयों को पर भारतेंदु ने लेखन किया। और साथ ही उनकी शैली जो थी विचारात्मक भी था, भावात्मक भी था, आत्माभिव्यंजक था, वर्णनात्मक था, कथात्मक था, मतलब निबंध के भी तमाम तरह के शैलियों का प्रयोग उन्होंने किया। नाटकों का इतिहास जो है विचारात्मक निबंध है, सूर्योदय जो है वो भावात्मक निबंध है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक या आत्माभिव्यंजक निबंध है, बसंत, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा, ग्रीष्म ऋतु वर्णनात्मक निबंध है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है वो कथात्मक निबंध है, जिसको कई लोग कहते हैं कि वो उपन्यास, एक अधूरा उपन्यास है। तो इसी तरह से भारतेंदु का जो है प्रभाव हिंदी निबंध के उद्भव काल में सर्वाधिक रहा और उनकी वजह से दूसरे जो निबंधकार थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने भी वैसा ही प्रभावी लेखन किया। भारतेंदु के बाद उनकी मंडली के जो प्रमुख निबंधकार थे प्रताप नारायण मिश्र थे। मूलतः आत्माभिव्यंजक निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। आत्मव्यंजना और व्यंग्य का और कहता है कि चुलबुलापन का भी प्रयोग करके उन्होंने काफ़ी निबंध लिखे, जैसे धोखा, वृद्ध, खुशामद, दान, बालक। गंभीरता से भी भरे हुए निबंध उन्होंने लिखे, आप, बात, भौं, नारी, जिसमें स्त्री संबंधी समस्याएं, समाज संबंधी समस्याएं, ये सारे उनके निबंधों में आए हैं। और वो उनके निबंधों में भी राष्ट्रीय चेतना को लेकर और भारत में जो हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ थी और जिस वजह से हम पिछड़े थे उसकी चिंता प्रताप नारायण मिश्र के भी लेखों में दिखाई पड़ती है। सामाजिक विषय के निबंधों में उनमें सुधारवादी सामाजिक जो समस्याएं थी उस पर उन्होंने सुधारवादी दृष्टि से निबंध लिखा और समाज की रूढ़ियों पर करारा व्यंग्य किया है। राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर भी अपने ढंग से विचार किया है। मतलब उनके कई आर्थिक विषय से संबंधित लेख उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तीसरे जो निबंधकार थे जिसको लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा कि मुकम्मल तौर पर मतलब संपूर्णता के तत्वों को देखते हुए ये पता चलता है कि निबंध साहित्य की जो शुरुआत होती है वह भारतेंदु से बालकृष्ण भट्ट से होती है। मूलतः बालकृष्ण भट्ट जो थे वो विचार प्रधान निबंधकार थे, विचारों की प्रधानता उनके यहाँ रहती थी, पर विचारात्मकता के साथ साथ भावात्मकता भी उनके निबंधों में दिखाई पड़ती है, जिससे चंद्रोदय। वर्णनात्मक निबंध भी लिखा, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी,
कथात्मक निबंध उन्होंने भी लिखा है, एक अनोखा स्वप्न जैसे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु ने लिखा था। तो इनके विचार जो हैं निबंध जो है 3 श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रथम कोटि उन विचारात्मक निबंध, जो विचार मतलब विचारात्मक निबंध जिन्होंने लिखे उसके 3 कोटि हैं, उसको 3 श्रेणी में रखा जाता है। पहली श्रेणी है, पहली कोटि जो है निबंधों की उनकी है जिनके विषय में उन्होंने व्यवहारिक जीवन के हैं। उन निबंधों का विषय जो है व्यवहारिक जीवन है। विचारात्मक निबंध के 3 श्रेणी या 3 कोटि, जो पहली कोटि है उसमें जो उन्होंने निबंध लिखे उसमें व्यवहारिक जीवन पर आधारित निबंध लिखे, किंतु उन निबंधों में जो विषय का प्रतिपादन है वो विवेचनात्मक ढंग से साहित्यिक पद्धति पर हुआ है, जैसे माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर। दूसरी कोटि जो है उनके विषय साहित्य से संबंध है और प्रतिपादन भी साहित्यिक पद्धति पर ही हुआ है, जैसे उनका सबसे प्रसिद्ध लेख है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये अपने आप में एक विचार है और उसके बाद ही आप देखेंगे कि साहित्य के बारे में विचार करने में एक युगांतकारी परिवर्तन आ जाता है। शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। तीसरी कोटि जो है जिन निबंधों का संबंध हृदय की वृत्तियों या मनोभावों से है, जैसे आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, विश्वास, बोध आदि। इन वृत्तियों का विवेचन जीवन के अनुभवों के आधार पर हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विषय की दृष्टि से इस युग के अन्य लेखकों की तरह बालकृष्ण भट्ट ने भी धर्म, समाज, राजनीति एवं राष्ट्रीयता को अपना निबंध का मूल विषय बनाया। राष्ट्रीयता या देश से संबंधित समस्याओं और समाज सुधार के बाद ही देश सुधार संभव है, यह केंद्रीय जो समस्या थी, जो एक दृष्टिकोण था, यह भारतेंदु युग के लगभग सभी निबंधकारों में दिखाई पड़ता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के जो संपादक रहे, उन्होंने वो सामाजिक निबंधकार माने जाते थे। धर्म, सभ्यता, समाज आदि पर उन्होंने अपने विचार निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया। साथ साथ समसामयिक जो राजनैतिक आंदोलन पर लिखा और बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से लिखा। जैसे उनका एक लेख था नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। कांग्रेस की स्थापना ही हुई थी नेशनल कांग्रेस की। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, ये उनका एक लेख था। इसी तरह से इस युग के एक बहुत प्रमुख निबंधकार हुए बाल मुकुंद गुप्त, जिनका एक लॉर्ड कर्जन के नाम लिखी हुई चिट्ठी यानी जो निबंध थे, जो शिव शंभू के चिट्ठे नाम से छपे, जिसमें राजनीतिक व्यंग्य है अपने देश की स्थिति पर और अंग्रेजों पर, वो बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये सारे जो लोग थे ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जिन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य के निबंध विधा का प्रारंभ किया, उद्भव किया। यहाँ से निबंध साहित्य की यात्रा हिंदी में शुरू होती है और जो बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से शुरू होती है। तो भारतेंदु युगीन निबंधों की अगर सामान्य विशेषताओं की बात की जाए तो पहला है कि इस युग के प्रायः सभी निबंधकार पत्रकार थे। फलस्वरूप लेखक और पाठकों के बीच एक आत्मीयता दिखाई पड़ती है, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसका सीधा संबंध जो है वो पाठक है। पत्र और पत्रिका इसलिए हैं क्योंकि पाठक हैं। अगर पाठक नहीं है तो हमने देखा है कि कई पत्र पत्रिकाएं शुरू हुए और बंद हो गए, और जिन पत्रिकाओं को पाठक मिलते रहे वो काफ़ी अरसे तक चलता रहा। तो इसीलिए एक आत्मीय संबंध का जो दिखाई पड़ता है वो इस वजह से होता है कि इस युग के जो निबंधकार थे वो पत्रकार थे और वो समझते थे कि जनता से कैसे जुड़ा जा सकता है। दूसरी जो विशेषता है कि उसमें इस युग के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति का प्रकाशन लगभग सारे लोगों के निबंधों में होता है। तीसरी जो विशेषता है कि इस युग के निबंधों में आत्माभिव्यक्ति के कारण रोचकता दिखाई पड़ती है। लगभग सारे निबंधकार जो हैं वो आत्माभिव्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं। विषयों में अनेक रूपता है और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन में विभिन्न शैलियों का उदय इस युग की एक अन्यतम विशेषता है। और भी कई विशेषताएं हैं। जैसे एक विशेषता है कि हिंदी गद्य के जो परिमार्जन में निबंध साहित्य का गद्य के अन्य विधाओं से ज़्यादा योगदान दिखाई पड़ता है, ज़्यादा रहा।
और इस वजह से भाषा का जो परिमार्जन था, भाषा का एक व्यवस्थित रूप जो है उसका विकास शुरू हो गया था। तो ये जो है ये भारतेंदु युग के निबंधकार और उनकी विशेषताएं।